सो हाय एवरीवन, दिस साइड जयंत राजपूत, करेंटली वर्किंग एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। तो इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए सेल्फ गिवन एनालिसिस ऑफ NIACL AO, जिसका आज प्रीलिम्स दो शिफ्ट में ये कंडक्ट हुआ है। आपका एक 1:30 बजे थी और एक आपकी 4:30 बजे थी। ठीक है, तो मेरा जो एग्ज़ाम था वो 4:30 बजे वाली शिफ्ट में था। एंड कैसा हुआ मेरा एग्जाम, क्या था इसका लेवल और प्रीवियस ईयर्स के कंपैरिजन में कैसा इस बार आया है और क्या कट ऑफ रह सकती है, वो सब मैं आपसे एक एक करके डिस्कस करूंगा। और जो है कि इसके बेस पे ही कट ऑफ आपकी डिसाइड करी जा सकती है, कितनी जानी है कितनी नहीं। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताने वाला हूँ, वेरी कर सकती है किसी और के ओपिनियन से। सो इस पे आपको भाई वो होने की ज़रूरत नहीं है कि ये इतनी कैसे बता दिया, कैसा है। उल्टी सीधी भी जा सकती है, ऊपर नीचे भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है नॉर्मलाइजेशन पे भी और उस पे भी। तो मैंने शिफ्ट 1 की आपकी एनालिसिस जो मैंने देखी है शिफ्ट 1 की और शिफ्ट 2 की, देखो इस बार क्या हुआ है ना, 1 और 2 दोनों की दोनों शिफ्ट आपकी मोर और लेस सेम लेवल पे आई है। तो अगर कोई कह रहा है कि नॉर्मलाइजेशन का बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। नॉर्मलाइजेशन का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट आपका नहीं पड़ेगा। एक्सेप्शनल केसेस हर जगह होते हैं, जो आपको शिफ्ट 1 में भी देखने को मिल जाएंगे, शिफ्ट 2 में भी हर जगह देखने को मिल जाएंगे। एक्सेप्शनल केस की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब 88+ वाले जो बनते हैं, 87, 88, 90, 93, 92 ऐसे करके जितने भी करके आ रहे हैं, ये एक्सेप्शनल केसेस में आते हैं। क्योंकि मैं अपना बताता हूँ, 2024 का मेरा जो एग्ज़ाम था, प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ मैं, 13 अक्टूबर को ये कंडक्ट हुआ था। इसमें मेरे 90 अटेम्प्ट थे। ठीक है, और 90 करने लायक आया हुआ था वो। ठीक है, उससे पहले सेकंड शिफ्ट थी मेरी 2023 की बता रहा हूँ मैं, यहाँ मैंने 85 अटेम्प्ट किए थे और इसमें मेरे को नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा हुआ था, क्योंकि शिफ्ट 1 ईजी थी, वहाँ पे ईजिली लोगों के 90+ अटेम्प्ट थे। लेकिन इस बार जो शिफ्ट आई हैं, और जैसा NICL में भी देखने को मिला है, NIACL में भी देखने को मिला है, IBPS इज इंक्रीजिंग इट्स लेवल राइट नाउ। तो ऐसा मतलब देखने को मिल रहा है। आज की जो शिफ्ट थी, दोनों ही आपकी कुछ ना कुछ हद तक टफ थी, मतलब बिल्कुल आप ये चीज़ मान सकते हैं। तो इसमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि भाई इतना अटेम्प्ट नहीं हो पाया, बहुत ख़राब हो गया, ऐसा वैसा। देखो, कंसीडर कर लो आप कि पिछले के कंपैरिजन में आपका जो लेवल है वो ऊपर आ रहा है, नो डाउट, ये एडमिट करना पड़ेगा। और ये कहीं ना कहीं आपका वही PO के लेवल के आसपास ही पड़ जाता है। एक सेक्शन इजी दे रहे हैं। अब मैं शिफ्ट 1 का तो नहीं बता सकता आपको, मैंने शिफ्ट 2 दी है, तो मैं शिफ्ट 2 का आपका एनालिसिस पूरा एक एक करके बताता हूँ। देखो, इंग्लिश जो थी वो ईजी थी, ईजी टू मॉडरेट इसलिए क्योंकि इसमें जो पैराजम्बल था वो आया हुआ था, और वो भी 6 सेंटेंसेस का था। बाकी बहुत इजी सब कुछ। एरर, आपके स्वैपिंग वाले जो होते हैं, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आए हुए थे। RC भी इजी था। RC में आपका एक आया हुआ था ट्रेन करके सिनोनियम था, और एक टैकल करके सिनोनियम था, और एक सेंटेंस था। ठीक है, और उसका उसका कुछ मीनिंग पूछा हुआ था। काफ़ी इजी था RC, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। इसमें ट्रेन का एजुकेट मैंने लगाया हुआ है, टैकल का मैंने कन्फ्रंट किया था, अकॉर्डिंग टू पैसेज मेरे को यही फिट बैठ रहा था, तो ये मैंने किया था। बाकी पैराजम्बल आपका 6 सेंटेंसेस का था, तो उसमें मैंने जो किया है वो मैं बता दे रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई यही मेरा सही है, आप लोग कंफर्म करके बताना आपका क्या था। FDABEC ये मैंने किया है। ठीक है, इसमें आपके पूरे इजी क्वेश्चन थे, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था टफ लग रहा हो आपको। फिलअप भी दिए हुए थे। तो ये थी इंग्लिश की आपकी जो फर्स्ट शिफ्ट थी ना, उसमें भी बहुत इजी आई थी, जहाँ मेरी लोगों से जिनसे भी बात हुई उस हिसाब से। तो ये आपके करने लायक थे। यहाँ आपके 25+ एवरेज अटेम्प्ट हैं, ये आपके होने चाहिए थे इतने। ठीक है, अब बात करते हैं क्वांट की। शिफ्ट 2 की बात कर रहा हूँ मैं। क्वांट में आपकी 3 DI थी, जिसमें आपकी एक तो थी यूज्ड अनयूज्ड करके डेटा दिया हुआ था। ठीक है, एक आपकी कैसलेट थी, इसमें शायद 4 ही क्वेश्चन थे। नहीं सॉरी, 4 DI थी यार, 4 DI थी। एक कैसलेट थी, एक बार ग्राफ थी आपकी, और एक कुछ ऐसी दी हुई थी शायद मेल फीमेल वाली थी, है ना, मेल प्लस फीमेल। उसमें टोटल मेल और टोटल का रेशियो दिया हुआ था, एंड मेल एंड फीमेल को माइनस करके जितना डिफरेंस था वो बताया हुआ था। लाइक ये आपका 3x है, ये 5 है, 3 और 5 का रेशियो है। ठीक है, तो इसमें कितना आपकी 2x फीमेल होगी, तो इनका डिफरेंस 12 करके दिया हुआ है, समथिंग ऐसे करके आपको मेल फीमेल का निकालने थे। मैं इसमें फंस गया था DI में। मैंने एक शायद D का कुछ था, मैंने उसमें 12 मान लिया था, और 12 दिया हुआ था डिफरेंस, और मैंने उसके हिसाब से कैलकुलेट किया था। तो मेरे 2-3 क्वेश्चन इसके हो ही नहीं रहे थे। फिर मैंने दोबारा सॉल्व किया, तो मेरा यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया। बार ग्राफ बहुत ईजी था, यूज्ड अनयूज्ड था इसमें, और कुछ नहीं पूछ रखा था, बहुत सिंपल है। कैसलेट भी आपकी इजी थी, 2 इक्वेशंस बनती इसमें,
और वो आपकी सॉल्व होनी थी, रेशियो के हिसाब से दिया हुआ था, तो वो सॉल्व करते ही आपके आंसर्स मिलने चालू हो जाते। ये था इसका। बाकी आपके सिंप्लीफिकेशन था, वो भी इजी था, अप्रोक्सीमेशन सॉरी। एंड इसके बाद आपका और क्या आया हुआ था इसमें, अप्रोक्सीमेशन के अलावा मिसिंग नंबर सीरीज थी, वो भी इजी थी। तो ये करने लायक थी, मतलब जितना पीओ का जैसा लेवल आता है वैसा ही था। ये वाली एक डीआई जो बता रहा हूँ मैं, ये मेल फीमेल वाली, इसके शायद 6 क्वेश्चन थे, ठीक है। बाकी आपकी अर्थमेटिक थी। अर्थमेटिक मुझसे ज़्यादा बनी नहीं, तो अर्थमेटिक तक मेरा टाइम ख़त्म हो गया था, देखो। और ये चीज़ इसमें मतलब ये आपकी वही मॉडरेट, इजी टू मॉड, ये इसमें भी आएगा। आपको जो टर्नओवर भाई, जिसमें टर्निंग पॉइंट जो है आपका, वो है रीजनिंग। ये भाई कसम से इतना मैं लास्ट टाइम 35 करके आया था रीजनिंग में, ठीक है। उससे भी लास्ट टाइम 31-32 थे मेरे। और इस बार मेरे को रीजनिंग का जो लेवल लगा भाई, बहुत अल्ट्रा हाई। मतलब मैं अपना फेस देखो, मैं अपनी भी बात बता देता हूँ, मैं 8-10 महीने बाद मैंने एग्जाम दिया है NICL की ज्वाइनिंग के बाद, ठीक है। और उसके पहले से ही पढ़ना वढ़ना छोड़ दिया था जब से फाइनल रिजल्ट आ गया था, ठीक है। अब कभी कभी एक आध मॉक में दे देता हूँ अपनी प्रैक्टिस वगैरह देखने के लिए। तो उस हिसाब से भी देखो तो मेरे को टाइम हो गया है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही करने लायक नहीं था, लेकिन हाँ भाई कंफ्यूजिंग थी पजल यार, काफ़ी कंफ्यूजिंग। एक वो आई थी इसमें आपकी स्टैक वाली, टोटली कंफ्यूजिंग। एज वाली, वो भी कंफ्यूजिंग। सर्कुलर अरेंजमेंट, वो भी कंफ्यूजिंग। मतलब कुछ ऐसा नहीं था कि डायरेक्ट बन जाए। फिर आपका ब्लड रिलेशन था, वो भी खतरनाक आया हुआ था। तो ये चीज़ें थी। अब देखो इसमें जो बात कर रहा हूँ मैं, एक मिनट, हाँ, तो जो मैं बात कर रहा हूँ, जैसे सर्कुलर अरेंजमेंट की थी, उसमें कुछ आपका दिया हुआ था कि सी से ई के मतलब कुछ लेफ्ट या राइट में आपके जब काउंट किया जाए, बी और ई के बीच में जब काउंट किया जाए, 3 से ज़्यादा बैठ, वो कंडीशन मेरी बैठ ही नहीं रही थी। इसमें कुछ बंदे आपके बाहर फेस कर रहे थे, कुछ अंदर कर रहे थे, तो इस हिसाब से बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई थी। मतलब मैंने इसको कम से कम 4 से 5 बार बनाने का ट्राई किया होगा, जहाँ मैं बार बार सिटिंग अरेंजमेंट बिठा तो दे रहा हूँ, लेकिन हो क्या रहा है एंड में, वो लास्ट स्टेटमेंट जो है मोर देन 2 वाली, वो मेरी इसमें फिट बैठ ही नहीं थी, इसलिए मैंने इसको छोड़ना पड़ गया मुझे। फिर आपका एक और आया था, एज के रिगार्डिंग था वो भाई, वो पजल मतलब मानना पड़ेगा भाई, वो लेवल था उस पजल का। कि उसमें एक तो आपका दिया हुआ था कि डिफरेंस, काफ़ी कंडीशन थी, डिफरेंस उसमें परफेक्ट स्क्वायर दिया हुआ था, एक मल्टीपल ऑफ 10 दिया हुआ था। मतलब काफ़ी चीज़ें कंडीशन ऐसी बना बना के दे दी उसमें कि आपके 7 बंदे थे, शायद 7 थे, 2025 से उनकी एज काउंट हो रही थी, जैसे आती है एज वाली पजल, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा था इसमें कि एक किसी का डिफरेंस, किसी 2 बंदों की एज को ऐड करेंगे तो वो 9 का मल्टीपल है। किसी 2 बंदों की एज का डिफरेंस 10 आ रहा है लगभग, ठीक है। और किसी और का मतलब 2 बंदों का डिफरेंस आपका परफेक्ट स्क्वायर बैठ रहा है। मतलब तुम समझ रहे हो कितनी कंडीशन दे दी और कितनी पॉसिबिलिटीज में बन सकती है। भाई मैं बहुत गंदा फंसा हूँ इसमें, मतलब मैं पैनिक भी कर रहा हूँ इसमें। तो आपको इतना घबराने जैसा कुछ था नहीं अगर आपका सेक्शन बिगड़ गया है ये वाला, तो क्योंकि भाई टफ आया हुआ था। और फर्स्ट शिफ्ट का भी मैंने देखा है, उसमें भी मॉडरेट साइड पे था, तो ये आपका मॉडरेट टू हार्ड ये वाला रहने वाला है, ठीक है। अब मैंने अपने शिफ्ट की पूरी पूरी बता दी है। अब आप कट ऑफ जिसके बारे में आप जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कितना क्या रह सकता है, देखो मैंने अटेम्प्ट देखे हैं लोगों के, करने वालों ने बहुत किए हैं, ऐसी बात नहीं है, मेरा हाथ नहीं बैठा है, वो चीज़ अलग है। 85 प्लस हैं, 87 प्लस हैं, लोगों ने किए हैं 84 80, और ये अच्छे अटेम्प्ट है। आप अगर 75 प्लस कर रहे हो, आपके अच्छे अटेम्प्ट है, लेकिन कट ऑफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा डेफिनेटली। आप 2 साल से देखो 81.75 जा रही है, जब लोगों के 90 प्लस अटेम्प्ट मतलब एक्सेप्शनल केसेस में जब हो रहे थे, जब अच्छी खासी इजी आ रहा था, तब 80.75 आपकी 2024 में भी गई है, आपकी 2023 में भी गई है। तो उस हिसाब से देखो, अब मैं आपको जो बताऊंगा वो ये चीज़ है कि मेरे से, मुझे टाइम हो गया है ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे मेरे से तो कंपैरिजन का कुछ पॉइंट इसमें बनेगा नहीं, बट हाँ आपके 2 साल के एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग जितना मुझे लग रहा था कि इजी आएगा जैसा, उससे तो कहीं ज़्यादा ये टफ है। मैं एक्सपेक्टेड जितनी कर रहा हूँ कट ऑफ, वो मैं 75 तक अराउंड मान रहा हूँ, 75 से 77 आपकी यूआर की कट बता रहा हूँ, जर्नलिस्ट की, ठीक है। और ओबीसी की कितनी गई थी आपकी, 77 गई थी, और इसमें भी आप यही मान के चलो 73 लगभग इतनी, ये ओबीसी की। ये मैं बता रहा हूँ दोनों शिफ्ट के आपको आफ्टर नॉर्मलाइजेशन का इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। और बाकी जिसके भी इसके रेंज में अटेम्प्ट बन रहे हैं या जिसकी एक्यूरेसी अच्छी है भाई, करो प्रिपरेशन आप मेंस की अच्छे से, टाइम इतना मिलता नहीं है क्योंकि, और मेरा होगा या नहीं मैं डायरेक्ट आपको बता दूंगा। और
बाकी मैंने आंसर्स आपको बता ही दिए हैं, कितने क्या जो जहाँ तक मुझे याद थे जितना मैंने था उतना मैंने बता दिया है आपको। और आपका एनआईसी लास्ट ईयर की कट ऑफ की बात करते हैं। अभी जो मैंने बताई उसके अकॉर्डिंग में देखो, मैंने इसी बेस पे जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं वो मैंने आपको बताई है। देखो यहाँ पे अब मैं बता रहा था ईजी आया था, 81.75 जर्नलिस्ट की थी यहाँ पे देखो, ओबीसी की आपकी 77.25 थी, और बाकी स्पेशलिस्ट की आप यहाँ पे देखो ये दे रखी है, इतनी है आपकी, रिस्क इंजीनियर इतना, ऑटोमोबाइल ये है, अकाउंट्स लीगल ऑफिसर इतनी इतनी ये सब आई हैं। इस बार आपकी बिजनेस एनालिस्ट की भी पोस्ट है, ये भी आपकी स्पेशलिस्ट में ही आती है, एंड इसकी भी आपकी जर्नलिस्ट से कम जाएगी। अब आपको अगर जितनी मैंने यूआर की बताई है उस हिसाब से आप इसमें आपने अंदाजा लगा सकते हो कि 2-2 4-4 नंबर जिस भी रेंज में बैठ रही है कम, उस रेंज में आप अपनी लगा सकते हो। देखो उतनी आपकी कट ऑफ वहाँ पे जाने वाली है, एंड यू आर लाइंग इन दैट रेंज, यू हैव टू डेफिनेटली प्रिपेयर फॉर मीन्स। अब आगे बढ़ो, और कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि देखो थोड़ा बहुत ये भी फैक्ट रहता है, 1.8 लाख ने रजिस्ट्रेशन किया था, कितना भी लेस कर लो कि भी आपके 1 लाख प्लस देने ही वाले हैं एग्जाम। तो ये ना लो वैकेंसीज वाले इनमें कट ऑफ हाई रहती ही है, इसमें आपका कंपटीशन रहता है, टफ आए उस पर डिपेंड नहीं करता, बट हाँ इतना उस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन ये चीज़ें भी होती हैं, ये चीज़ें आपकी वेरी करती हैं। नॉर्मलाइजेशन, मल्टीपल शिफ्ट्स, ठीक है, उसके बाद आपके नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, लेवल, उस सब के आधार पे निकालना एग्जैक्ट एकदम कट ऑफ मुश्किल हो जाता है काम, लेकिन फिर भी एक आइडिया लगाया जा सकता है। अब देखो ये 2024 की आपकी, इसमें आपके यूआर की जर्नलिस्ट की आपकी 81.75, ओबीसी की ये इतनी गई थी, एससी एसटी की इतनी गई थी। अब यहाँ मैं आपको रेंज दे रहा हूँ 75 के अराउंड जाएगी, 75 से 77। तो देखो इतनी मैंने ये कम करके मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ रीजनिंग की वजह से इतना इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि क्वांट आपकी पीओ के लेवल की थी और रीजनिंग भी आपकी मतलब पीओ के लेवल की थी। ये एग्जाम जो आता है इंश्योरेंस का पीओ से थोड़ा नीचे कंसीडर करके आ रहा है लास्ट के ईयर्स के अकॉर्डिंग, बट इस बार आपको थोड़ा हाई देखने को मिला है। तो उस हिसाब से आपकी एससी एसटी की भी वही 70 के अराउंड, इसमें 64 के अराउंड ऐसी आप मान के चलो, इसमें आपके इतनी आपकी रहने वाली है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। स्पेशलिस्ट में भी इतनी मैं बता रहा हूँ, ये अकाउंट्स की लास्ट टाइम, क्योंकि 2024 में तो इसमें स्पेशलिस्ट की आपकी वैकेंसीज इतनी आई नहीं थी, लेकिन हाँ ये आपकी प्रीलिम्स में इतनी निकली थी। ये मेंस का भी रिजल्ट आने वाला है, और एलआईसी का भी एग्जाम शेड्यूल्ड है, जिसका आज खराब हो गया, कुछ इंश्योरेंस का जाना चाहते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में स्विच करना चाहते हैं, ये आपके पास बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है, इसको मत जाने दीजिएगा। एलआईसी मेरा ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं टारगेट वगैरह देता रहता हूँ, और ये इंस्टाग्राम आईडी है मेरी, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।